10th में सीखते हैं एसिड, बेस एंड साल्ट। चैप्टर सेकंड से इसके बारे में सीखते हैं एसिड, बेस एंड साल्ट। एसिड क्या होते हैं? ऐसे रासायनिक पदार्थ, एक छोटी सी डेफिनेशन जिसको हम आसानी से मन में बनाए रखते हैं। ऐसे रासायनिक पदार्थ जो स्वाद में खट्टे हो सकते हैं, बेसिकली फिजिकल टेस्ट के अकॉर्डिंग जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो दरअसल एसिड कहलाते हैं। लेकिन ये तो फिजिकल के अकॉर्डिंग था, फिजिकल टेस्ट के अकॉर्डिंग था। केमिकल के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो एक साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, 10th में साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे, आर्हेनियस सिद्धांत के अकॉर्डिंग, आर्हेनियस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो एसिड वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलने पर H पॉजिटिव आयन देते हैं। यानी हम लिख सकते हैं एसिड जल में घुलने पर H पॉजिटिव आयन देते हैं। आर्हेनियस सिद्धांत के अकॉर्डिंग हम सीखेंगे ऐसे रासायनिक पदार्थ, ऐसे अम्ल जो जल में घुलने पर H पॉजिटिव आयन देते हैं एसिड कहलाते हैं। एसिडों की भी H पॉजिटिव आयन की स्थिति के ऊपर देखेंगे, एसिड जो होते हैं वो दो कंडीशन में चले जाते हैं। एक तो प्रबल एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करते हैं तो अब इसमें ये सीखेंगे प्रबल अम्ल क्या होते हैं, इनके बारे में। ऐसे अम्ल जो जल में पूरी तरह से घुल जाते हैं, पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं, पूरी तरह से वियोजित हो जाते हैं तो प्रबल अम्ल कहलाते हैं। और ये इतने प्रबल अम्ल होते हैं त्वचा, कागज, कपड़ा आदि को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं HNO3 जिसका नाम है नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, बेंजोइक एसिड, इस कैटेगरी के जो भी एसिड होते हैं वो अब हम यहां पर सीखेंगे प्रबल एसिड के रूप में। इन्हें हम लिख सकते हैं आयनित करने के लिए HNO3 एक्वा। जली का मतलब होता है एक्वा, जली माध्यम में ले जाएंगे तो अब हम इसे लिख सकते हैं H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। दोनों जो हमारे पास हैं वो जलीय अवस्था में, एक्वाटिक है। H2SO4 को लिख सकते हैं H2SO4 इज इक्वल टू, एक्वाटिक कंडीशन में ले जाएंगे इसको 2H पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव। एक बात फिर समझते हैं, ऐसे एसिड जो जल में पूरी तरह से आयनित या वियोजित हो जाते हैं, फिर दरअसल ये हल्का सा वीक में चला जाता है, इसको हम हल्का सा वीक में ले जाते हैं क्यों? बेनिन रिंग की वजह से, जिसके बारे में हम आगे चल करके सीखेंगे। रेजोनेंस इसके पास फास्ट होती है, यही कारण होता है प्रबल एसिड में हम इसको ले सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग न बनाने के कारण हम इसको वीक एसिड में भी ले सकते हैं। तो हमारे पास जो दुर्बल एसिड हैं तो उनके बारे में हम सीखेंगे दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल के बारे में बात करते हैं तो ऐसे अम्ल जो जल में पूरी तरह से विखंडित नहीं होते हैं, वियोजित नहीं होते हैं या टूटते नहीं। दुर्बल अम्ल के बारे में बात करते हैं तो दुर्बल अम्ल में ये सीखेंगे कि ऐसे एसिड जो जल में पूरी तरह से वियोजित नहीं होते हैं, आयनित नहीं होते हैं, नहीं घुलते हैं, वो दुर्बल एसिड में होते हैं। या ये तो प्लांट एसिड हो सकते हैं या एनिमल एसिड हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे एसिटिक एसिड, जिसे हम सिरका के नाम से और जानते हैं। ये एक सिरका के नाम से होता है। तो अब हम इसमें
एक सिरका प्लांट रस के नाम से जानते हैं, एक गन्ने के रस से ही बनाया जाता है, तो हम इसको प्लांट एसिड के नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम एक सिरका के नाम से। इसे हम यदि आयनित करते हैं जल में, तो ये पूरी तरह से न घुल करके वियोजित होता है एक्वा रिवर्सिबल CH3 COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। सिरका जल में पूरी तरह से आयनित नहीं होता है। नेक्स्ट देखेंगे, यदि हम फॉर्मिक एसिड लेते हैं, फॉर्मिक एसिड को भी यदि जल में आयनित करते हैं, ये मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है, मधुमक्खी के डंक में। तो एक एनिमल हमारे पास एसिड है, एक जंतु द्वारा सीक्रेटेड एसिड है, तो ये भी जल में पूरी तरह से आयनित नहीं होता है। हम इसे लिख सकते हैं H पॉजिटिव प्लस HCOO नेगेटिव। फॉर्मेट आयन और H पॉजिटिव आयन में ये बदल जाता है। अगला लेते हैं हम हाइड्रोसाइनाइड HCl। यदि हाइड्रोसाइनाइड की बात करते हैं तो इसे भी जल में घोलते हैं, तो ये भी जल में पूरी तरह से वियोजित नहीं होता। हम इसे लिख सकते हैं H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो एक बार फिर इन सारी डेफिनेशंस को लिखते हैं। ऐसे एसिड जो जल में पूरी तरह से आयनित होते हैं, जल में पूरी तरह से घुल जाते हैं, जल में पूरी तरह से सॉल्यूट होते हैं, विलय होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग एसिड यानी प्रबल अम्ल होते हैं। तो उनके एग्जांपल पीछे सीख चुके हैं। ऐसे एसिड जो जल में पूरी तरह से वियोजित नहीं होते हैं, नहीं घुलते हैं, दुर्बल एसिड कहलाते हैं। ये पौधों से सीक्रेटेड हो सकते हैं, जंतुओं से सीक्रेटेड हो सकते हैं। अब नेक्स्ट हम सीखेंगे एसिड के जो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, इनके बारे में हम मौखिक सीख लेते हैं। एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर एसिड त्वचा को भी नुकसान देते हैं, त्वचा को जला सकते हैं, कागज को जला सकते हैं, लकड़ी को जला सकते हैं, और जल में आयनित होने का ये खट्टे स्वाद में चले जाते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग बात करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज में देखते हैं सबसे पहले अम्लों से क्रिया। एसिड अम्लों से क्रिया किस प्रकार से करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें से एक नंबर का निश्चित क्वेश्चन आता है। यदि कोई भी एसिड लेते हैं, हम एक बेस बना लेते हैं, कोई भी एसिड लेते हैं प्लस उसमें हम अम्लों से क्रिया जो करेंगे वो धातु की होगी। अम्लों की क्रिया धातुओं से। तो कोई भी हम मेटल लेते हैं और एसिड लेते हैं, जब किसी एसिड में मेटल डालते हैं तो रिजल्ट हमारे पास H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। लेकिन ये जो हमारे पास मेटल है वो एक्टिव होना चाहिए, सक्रिय मेटल होना चाहिए। तो हम एक एसिड लेते हैं यहाँ पर H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल की यदि बात करते हैं तो H2SO4 प्लस, यदि हम इसमें सोडियम डालते हैं, रिएक्शन देखेंगे, सोडियम पर प्लस आवेश, सल्फेट जो हमारे पास आयन होता है, सल्फेट ग्रुप में नेगेटिव बेस की संख्या 2, तो हम पॉजिटिव बेस की संख्या भी 2 कर लेते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं Na2SO4 प्लस हमारे पास बचा H, हाइड्रोजन गैस निकल करके तैयार होगी। दूसरा लेते हैं हम, यदि हम यहां पर जिंक ले लेते हैं, जिंक में देखेंगे Zn पर पॉजिटिव बेस की संख्या 2, SO4 पर नेगेटिव बेस की संख्या 2, समीकरण बन जाएगा ZnSO4 प्लस हमारे पास क्या बचा, हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन गैस शेष बची हुई है। यदि हम जानते ही हमारे पास एक्टिव मेटल हैं। यदि नॉन एक्टिव मेटल की बात करते हैं जैसे HCl प्लस, अब यदि हम यहीं पर सिल्वर डालते हैं Ag, रिजल्ट क्या आएगा? Ag एक नॉन एक्टिव मेटल हमारे पास, तो हम इधर लिख देंगे नो रिएक्शन। Ag HCl से क्रिया नहीं करता है। तो आगे सीखेंगे धातुओं से जो अभिक्रिया करने जा रहे हैं, तो धातुओं की जब भी एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो वहां पर हाइड्रोजन गैस निष्कासित होती है। अब हम सीखेंगे धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। धातु कार्बोनेट जो हमारे पास हैं उसमें ये सीखेंगे धातु कार्बोनेट की बात करते हैं। कैल्शियम, धातु कार्बोनेट से क्रिया कैल्शियम कार्बोनेट, फॉर्मूला लिखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसकी यदि HCl से क्रिया करते हैं तो अभी अभी पीछे पड़े थे CO3 कार्बोनेट ग्रुप जब भी कहीं पर रिएक्ट किया जाता है तो उसमें से CO2 गैस निष्कासित होती है, और जब CO2 गैस निष्कासित होती है तो हम सबसे पहले हम इसी को बाहर निकाल देते हैं। अब हमारे पास जो शेष बच गया, यहाँ से एक O फिर भी शेष बचा हुआ है। एक O पर हमारे पास 2 नेगेटिव, H सिंगल पॉजिटिव में है, तो हम क्या करेंगे? पॉजिटिव बेस की संख्या बढ़ा लेते हैं। शेष क्या बचा? जो ऑक्सीजन बचा है वही H के साथ हम ऐड कर लेते हैं। इधर फॉर्मूला बन जाएगा H2O प्लस, हमारे पास शेष बच गया एक Ca पर 2 पॉजिटिव बेस, तो Cl की संख्या भी 2 हो चुकी है, इधर बन करके तैयार हो जाएगा CaCl। तो धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्शंस अगली सीखते हैं। यदि हम यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट लेते हैं। कार्बोनेट सबसे पहले यहाँ पर धातु हमारा कोई भी हो सकता है, चाहे कैल्शियम हो सकता है, चाहे सोडियम हो सकता है, चाहे पोटेशियम हो सकता है, चाहे लिथियम हो सकता है, चाहे मैग्नीशियम हो सकता है। एसिड दरअसल कोई भी हो सकता है, तो हम किसी भी अदर एसिड का प्रयोग कर लेते हैं H2SO4। तो अब यहाँ पर सीखेंगे जो पॉजिटिव बेस की संख्या हमारे पास 2, नेगेटिव बेस की संख्या है 2, दोनों पॉजिटिव को दोनों नेगेटिव के साथ विस्थापित कर देते हैं। फॉर्मूला बन करके तैयार हो जाएगा Na2SO4। अब जो हमारे पास कार्बोनेट आयस्क है तो एक ऑक्सीजन तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि ये विघटित होगा किसमें? CO2 में। CO2 बाहर निकल जाएगा, प्लस एक जो सिंगल O बचा वो हमारे पास हाइड्रोजन से ऐड होकर के जल का रूप धारण कर। तो किसी भी कार्बोनेट के साथ किसी भी एसिड को रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास कार्बोनेट में से ऑलरेडी CO2 को विस्थापित कर देते हैं। अब धातु बाइकार्बोनेट से क्रिया यदि करते हैं, धातु बाइकार्बोनेट, धातु बाइकार्बोनेट से क्रिया करते हैं तो इसमें ये सीखेंगे बाई शब्द आ जाता है तो हम हाइड्रोकार्बोनेट भी लगा सकते हैं। यहाँ पर हाइड्रो H सिंबल को भी हम ऐड कर सकते हैं। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया कर सकते हैं तो हम सोडियम ले लेते हैं। यहाँ पर जब सोडियम ले लेते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट इसका नाम रख लेते हैं, यानी के लिए सोडियम, हाइड्रोजन के लिए हाइड्रो भी लगा सकते हैं और बाई शब्द भी लगा सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट की क्रिया हम HCl से करते हैं। हमें मालूम है Na पॉजिटिव बेस में चला जाएगा, Cl नेगेटिव में, पॉजिटिव सीधा सीधा नेगेटिव बेस के साथ रिएक्ट हो जाएगा NaCl। अब यहाँ पर फिर भी एक H पॉजिटिव बचा हुआ है तो एक H पॉजिटिव ये भी बचा हुआ है। कार्बोनेट है, इसको तोड़ लेते हैं CO2। जब ये CO2 में टूट जाता है, कार्बोनेट हमेशा CO2 में विघटित होता है, एक O बच गया, वही O इस H के साथ आक्रमण कर देगा और इधर, तो रिजल्ट आ जाएगा H2। अब एक और सीख लेते हैं, सोडियम के स्थान पर हम पोटेशियम लेते हैं, पोटेशियम बाइकार्बोनेट प्लस, यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं H2SO4।
तो हमें मालूम है हमारे पास, हम सीधा सीधा इसी स्टेप में सीख सकते हैं। पोटेशियम प्लस हाइड्रोजन प्लस SO4 2 नेगेटिव बेस, हम लिख सकते हैं इसको पोटेशियम बाई सल्फेट। आगे जो शेष बचा है हम इसको निकाल सकते हैं H2O प्लस, अब यहां से A को विस्थापित हो चुका है CO2। अब इन सारी रिएक्शन को हम एक बार फिर नजर डालते हैं। जब भी धातु कार्बोनेट से क्रिया करते हैं तो हमारे पास कार्बोनेट शब्द जैसे ही आ जाता है, कहीं पर भी कार्बोनेट शब्द आता है तो कंफर्म सत्य है कि CO2 वहां से विकटित होती है। CO2 विकटित होने के बाद हम सेम कंडीशन में इसको फिर सारे प्लस माइनस के अकॉर्डिंग हम रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, चाहे वो धातु कार्बोनेट हो चाहे वो धातु बाइकार्बोनेट हो। बाइकार्बोनेट के अकॉर्डिंग भी हम सीख सकते हैं और कार्बोनेट के अकॉर्डिंग भी सीख सकते हैं।